नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वहाँ छत्तीसगढ़ लोक सेवा भर्ती जो परीक्षा चल रहा है उसका सीरीज नंबर यहाँ दूसरा है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। यानी कि आज का जो टॉपिक है उसमें पूरे का पूरे जो 30 क्वेश्चन है वहाँ छत्तीसगढ़ के जो भी सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन है उसको हम देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चन है व्यापम है, पीएससी में हमेशा जो पूछे जाते हैं या आने की जो संभावना है उसी क्वेश्चन को मैं ला रहा हूँ। अगर आपने टारगेट बनाया है तो फिर आप जो है इस वीडियो को पूरी तरह से देखना है और लास्ट में आप लोगों के लिए एक होमवर्क है तो उसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। और हाँ, एक तरीके से इसका फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएगा तो आप जो है जितना जल्दी हो सके फॉर्म को डालना, ठीक है, ताकि आपके जो नज़दीकी सेंटर हैं वहाँ पर आपको मिल जाए। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा देना। अगर इस वीडियो को आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो पिछले वीडियो था उसमें होमवर्क कर दिया था, उसको देख लेते हैं कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वहाँ भाग लेने के लिए गए थे। आज का पहले क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बस्तर में जो है छिंदक नागवंश की स्थापना कब की गई थी, तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर है 1333 है, 1334 है, 1132 है या फिर 1023 है। इसका जो सही जवाब क्या आ जाएगा 1023 आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो को आप जो है पॉज करके खुद से एक बार टिक लगा के देखें, ठीक है। फिर लास्ट में ये कमेंट करके बताना कि आपका जो 30 में कितना बन रहा है, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वहाँ मतलब कितना मजबूत हो रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 1023 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देख लेते हैं इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी। आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक प्रश्न में आप लोगों को 3 से 4 नंबर का अतिरिक्त और बताता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, जो स्थापना किया गया था 1023 में किया गया था, ये हो गया। दूसरा है इसका जो शासन क्षेत्र है चक्रकोट, भ्रमरकोट और बारसूर था। कौन सा था? चक्रकोट, जो भ्रमरकोट है और बारसूर था। और यहाँ पर देखते हैं कि इसकी जो उपाधि है वहाँ भोगवती पुरेश्वर, यानी कि जो है इस वंश के नागवंश के जो शासनकाल है, छिंदक नागवंश के शासनकाल, इसके लोग जो है भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे, जो शासक है वो। और यहाँ के जो सर्प यानी कि ध्वज है वहाँ सर्प चिन्ह था और राज्य चिन्ह है बाघ एवं बाघ के शावक है। तो आपको जो है इतना जानकारी अतिरिक्त मिल गया, तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। दूसरा प्रश्न है, देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है? मल्हार, खल्लारी, पाली, पानावरस। सही जवाब क्या आ जाएगा? खल्लारी आ जाएगा। खल्लारी से संबंधित है देवपाल मोची। दोस्तों, आप जो है कभी न कभी जो कि खल्लारी में गए होंगे या फिर कभी न कभी जाओगे तो एक चीज़ देखना, जहाँ पर खल्लारी ऊपर है, जहाँ पर माता है उसके पीछे एक छोटा सा मंदिर है जो कि देवपाल मोची ने बनाया है। किसके नाम से? मतलब नारायण मंदिर के नाम से, ठीक है, जहाँ पर विष्णु भगवान वहाँ पर है। इसका जो आंसर जाएगा वहाँ सेकंड रहेगा। तीसरा प्रश्न है, बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो बस्तर में जो नल वंश जो शासक हुए हैं उसकी जो राजधानी है वहाँ कौन सी थी? ऑप्शन है पुष्करी, बस्तर, दंतेवाड़ा या कांकेर। सही जवाब क्या आ जाएगा? पुष्करी आ जाएगा। बस्तर के जो नल वंश शासक है उसकी राजधानी पुष्करी है और इसका जो शासनकाल है 4वीं से 12वीं सदी के आसपास चला है और इसका जो राजधानी है पुष्करी या कोरापुट है। इसके संस्थापक कौन है? सिसुक, और जो कि इसके वास्तविक संस्थापक है वरहराज हैं। चौथा प्रश्न है, दोस्तों, अगर वीडियो को देखते हुए अगर आपको लगता है कहीं कहीं पर कि क्वेश्चन गलत हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बता देना कि ये क्वेश्चन आपने थोड़ा गलत किया है, ताकि मैं भी उसे जो है अपनी पुस्तक है नेट के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से उसको पुनः देखूंगा और देखने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गलत जानकारी हो सकते हैं, मेरे से भी हो सकता है। गलत जानकारी हो गई तो फिर सभी के पास यहाँ फैल जाएगा, इसलिए अपनी जानकारी जरूर शेयर करना इसमें। चौथा प्रश्न है, कौशल एवं उत्कल में शासन करने वाला महाभव गुप्त चतुर्थ उदोत केसरी किस वंश का शासक था? कि कौन सा राजा था यहाँ पर? महाभव गुप्त चतुर्थ जो कि उदोत केसरी किस वंश के शासक था? इसका जो जवाब आ जाएगा सोमवंशी शासक। ये सोमवंशी शासक थे। कौशल एवं उत्कल यानी कि जो बस्तर साइड का एरिया है वहाँ कौशल और जो उत्कल क्षेत्र में यहाँ निवास करते थे। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्राचीन काल में दक्षिण कौशल एवं उत्कल क्षेत्र में सोमवंशी का शासनकाल रहा, जिसमें से 1040 से 1065 तक जो है सोमवंशी शासक कौन हुए? महाभव गुप्त चतुर्थ उदोत केसरी ने शासन किया है। कब कब किया है?
1040 से 1065 के मध्य किया है। और जितने भी सोमवंशी शासक हुए हैं उनकी उपाधि कौन सी है? त्रिकलिंगाधिपति की ये लोग उपाधि धारण करते थे। प्रश्न आता है कभी कभी कि त्रिकलिंगाधिपति की जो उपाधि है वह कौन से शासक लोग करते हैं, तो इसका जो आंसर आ जाएगा सोमवंशी शासक करते थे। पांचवा प्रश्न है, खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? जो खरौद के लखनेश्वर मंदिर है उसमें किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? ऑप्शन है जाजल्य देव, ईशान देव, तखत सिंह या महाशिव गुप्त का। इसका जो आंसर क्या जाएगा? ईशान देव। ईशान देव का उल्लेख मिलता है किसमें? खरौद के जो लखनेश्वर मंदिर में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ जो है पांडुवंशी शासन काल के एक शासक है कौन? ईशान देव, जिसका उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, तो पांडुवंश के वास्तविक संस्थापक कौन हुए थे? इंद्रबल। तो इंद्रबल के जो तीसरे पुत्र थे, इंद्रबल के तीसरे पुत्र का नाम है ईशान देव। तो ईशान देव ने ही लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जिसे कहा जाता है लाखा चौर मंदिर, अतिरिक्त नाम ही है, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि पीएससी जो है ऐसे ऐसे प्रश्न ढूंढ कर लाती है कि समझ नहीं आता। ठीक है, क्या बोला है कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जिसे कहा जाता है लाखा चौर मंदिर भी कहा जाता है, इनका निर्माण कराया जो भगवान शिव का मंदिर है। लखनेश्वर मंदिर में भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, आपको याद रखना है। छठा प्रश्न है, चंवर ढाल पहाड़ी शैल चित्र का स्थान कौन सा है? क्या बोला गया है? जो चंवर ढाल पहाड़ी है जिसका नाम विख्यात है, वहाँ शैल चित्र का स्थान कौन सा है? काबरा पहाड़ है कि बसनझर है कि सिघनपुर है कि टेर्रम है? सही जवाब आ जाएगा सिघनपुर आ जाएगा। सिघनपुर यहाँ इसका आंसर रहेगा। यहाँ पर देखते हैं कि चंवर ढाल की जो पहाड़ी है वहाँ हसदो मांड बेसिन के मध्य स्थित है। इस पहाड़ी पर सिघनपुर स्थित है जो कि रायगढ़ में है। दोस्तों रायगढ़ में एक पहाड़ी है जिसे कहा जाता है सिघनपुर का, जहाँ पर जो है सबसे ज्यादा शैल चित्र वहां पर मिले हैं। तो यहीं पर जो है एक है चंवर ढाल की पहाड़ी जो कि हसदेव मांड बेसिन के मध्य यहाँ स्थित है। सातवां प्रश्न है, किस राजा के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था? चौराहों का शहर मतलब चारों तरफ से ऐसा शहर, इसके आसपास जो है शहर बसता है। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा? जैसे कि अजमेर सिंह हैं, रुद्र प्रताप देव है, प्रवीण चंद्र भंजदेव है या महिपाल देव है। सही जवाब आ जाएगा रुद्र प्रताप देव, इसका आंसर रहेगा। यहाँ पर देखते हैं इसका जो शासनकाल है रुद्र प्रताप देव का 1891 से लेकर 1921 के मध्य चला है, 30 वर्षों तक चला है। और इसे जो है सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दिया है। किसने दिया है? ब्रिटिश साम्राज्य ने दिया है। जिस समय ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा था उस समय सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि इनको दिया गया है। तो जगदलपुर नगर नियोजन के कारण इन्हें चौराहों का नगर कहा गया है। अभी बताया था जगदलपुर में ऐसे नगर बसाए थे जो कि बीच से सेंटर यानी कि चारों दिशा से चारों ओर रास्ता था, इसलिए चौराहों का नगर भी कहा जाता है जगदलपुर को। आठवां प्रश्न है, रायपुर नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी किस कलचुरी शासक ने बनाया? बहुत अच्छा है कि जो रायपुर नगर को बसाकर उसमें अपनी राजधानी बनाया है वहाँ कौन से शासक है? चामुंडा सिंह देव है कि मान सिंह देव है कि रामचंद्र देव है या फिर केशव देव है? सही जवाब क्या जाएगा इसका? रामचंद्र देव ने बनाया है। दोस्तों यहाँ पर देखे थे कि रामचंद्र देव ने रायपुर के कलचुरी शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, वहाँ जो है रायपुर के जो कलचुरी शासक थे उसके संस्थापक थे। तो उन्होंने अपने पुत्र किसके नाम पर? ब्रह्मदेव राय। तो ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर की स्थापना की है और उसे राजधानी बनाई है। देखो ब्रह्मदेव राय में क्या है? अंतिम में राय है, तो राय से राय हो गया और वहाँ पर निवास करते थे इसलिए पुर हो गया। ठीक है, पुर मतलब हो गया वहाँ पर जो निवास करते उसको, जैसे गढ़ है, किला है, और पुर कहते थे ना, जैसे डीह है, तो ये सभी इसमें आ जाएगा। नौवां प्रश्न है, तुमान वर्तमान में किस जिले में है? बहुत अच्छे प्रश्न है। तो तुमान जो है अभी वर्तमान में कोरबा जिले में स्थित है। 10वां प्रश्न है, सुंदरलाल शर्मा ने हस्तलिखित जेल पत्रिका कितने पृष्ठों की लिखी थी? दोस्तों यहाँ प्रश्न आ भी गया है। यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है कि जब सुंदरलाल शर्मा को जेल हो गया था बिलासपुर जेल में, तो उन्होंने बिलासपुर जेल में रहते हुए अपनी एक पुस्तक लिखी जिसे कहा जाता है सामान्य भाषा में जेल पत्रिका। तो जेल पत्रिका जो पत्रिका लिखी है उसमें कितने पृष्ठों में लिखी है? यहाँ जो 17, 18, 20, 25, सही जवाब आ जाएगा 18 पृष्ठों में यहाँ लिखी है। 11वां प्रश्न है, किस ब्रिटिश ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार आने वाला प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या जाएगा?
कैप्टन एगेन्यू आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों को कई बार आप लोगों को बता भी चुका हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा जैसे कि 1818 से लेकर, है ना, 1818 से लेकर 1830 के मध्य जो है ब्रिटिश संरक्षण काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है मराठा शासन था और मराठा शासन के उत्तराधिकारी कौन हुए थे, रघुजी तृतीय हुए थे, जो कि नाबालिग थे। तो उसके बालिग होते तक से जो है ब्रिटिश ने अपना संरक्षण दिया। तो इसी समय कौन हुए, पहले में तो कैप्टन एडमंड हुए, उसके बाद हुए कैप्टन एगन्यू हुए, कभी कभी इसे मेजर एगन्यू भी कहा जाता है। तो मेजर एगन्यू ने जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से हटाकर स्थानांतरित कर कर रायपुर लाए हैं। नहीं तो आज की डेट में अगर नहीं किया होता तो फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की जगह रतनपुर रहता वो। 12वां प्रश्न है, राज्य विधानसभा में किसका कार्यकाल सबसे लंबा होता है? राज्य विधानसभा में किसका कार्यकाल सबसे लंबा होता है? जैसे कि अभी चल रहा है, ठीक है, तो अभी यहाँ सबसे लंबा किसका कार्यकाल होगा? इसका जो जवाब आ जाएगा स्पीकर का रहता है। क्यों रहता है? देखो, जिस दिन चुनाव का जैसे कि डिक्लेयर हो जाता है कि ये पार्टी जीत गई, ये पार्टी हार गया, ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि जो पार्टी अगर जो मुख्यमंत्री है अगर वहाँ हार जाता है तो तुरंत जाकर राज्यपाल से अपना मतलब उसको इस्तीफा दे दिया जाता है, ठीक है। अब इस्तीफा दे दिया जाता है तो फिर इसका जो कार्यकाल तो खत्म हो गया, अब बचा क्या, स्पीकर। तो स्पीकर कब तक रहते हैं? जब तक दूसरे दल आकर अपना बहुमत सिद्ध ना कर दे और वो जो है अपने पार्टी से अध्यक्ष ना नियुक्त कर दे, तब तक वो रहता है। इसलिए कह सकते हैं कि राज्य विधानसभा में जो सबसे लंबा कार्यकाल रहता है वहाँ स्पीकर का रहता है। 13वां प्रश्न है, विधानसभा में किन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में या फिर किसी भी विधानसभा में प्रश्नों पर जो है पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला जैसे कि ऑप्शन क्या है, तारांकित प्रश्नों पर, दूसरा है अतारांकित प्रश्नों पर। इसका जो आंसर जाएगा पहला नंबर आ जाएगा, केवल एक, यानी कि तारांकित प्रश्नों पर ही पूछे जा सकते हैं। दोस्तों तारांकित प्रश्न होता क्या है? यह होता है कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है। जैसे कि कोई मुद्दा हो गया, जैसे कि विधानसभा सत्र चल रहा है, अब उसमें कोई मुद्दा आ गया अचानक से, राज्य में कोई किसी भी प्रकार की घटना हो गया, तो हमको जो है इस चीज़ पर तुरंत एक्शन चाहिए, तुरंत जवाब चाहिए। तो इसके लिए जो है तारांकित प्रश्न होते हैं, उससे तारांकित प्रश्न कहा जाता है और इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, कोई लिखित में नहीं दिया जाता है। उसे तुरंत प्रश्न पूछो और तुरंत इसका आंसर ले लो। अगला प्रश्न है, विधानसभावार नेता प्रतिपक्ष को सुमेलित कीजिए। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे विधानसभा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, अभी तो पंचम है, तो यहाँ पर चुनना है कि कौन से प्रथम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हुए हैं। इसका जो आंसर क्या रहेगा, जैसे कि देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बार जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ उस समय अजीत जोगी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो फिर इसके जो प्रतिपक्ष नेता कौन हुए थे बीजेपी से, इसका जो आंसर जाएगा नंद कुमार साय। तो प्रथम विधानसभा प्रतिपक्ष नेता कौन हुए, नंद कुमार साय हुए। द्वितीय में कौन आ जाएगा, द्वितीय में आ जाएगा महेंद्र कर्मा आ जाएगा। तीसरा में कौन आ जाएगा, तीसरा में जो आ जाएगा आपके लिए रविंद्र चौबे, यहाँ से रविंद्र चौबे। चौथा में कौन आ जाएगा, टी.एस. सिंहदेव, जो कि चौथा है। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ चौथा रहेगा। दोस्तों ये तो था चतुर्थ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष। उसके बाद अभी जो चल रहा है पांचवें विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष कौन थे, धर्मलाल कौशिक, लेकिन अब वहाँ भी नहीं है, अब इसकी जगह कौन आ गया है, नारायण चंदेल आ गए हैं। उसके बाद है वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जो इसका आंसर क्या जाएगा, अरूप कुमार गोस्वामी, ये इसका आंसर सही रहेगा। दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि राज्य का जो उच्च न्यायालय है वहाँ 19वें क्रम का है। पूरे देश में अगर बात की जाए तो 19वें क्रम का है और इसकी जो स्थापना है 2000 में किया गया था और यहाँ कहाँ पर है, बिलासपुर में है, बिलासपुर में स्थित है। 16वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम पुलिस महानिदेशक है वहाँ कौन थे, संजय कुमार है कि राजीव प्रसाद है कि मोहन शुक्ला है या अशोक जैन है? सही जवाब आ जाएगा इसका मोहन शुक्ला, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। और छत्तीसगढ़ पुलिस के वर्तमान महानिदेशक कौन है, श्री अशोक जुनेजा, अभी वर्तमान में है, आज की डेट में है। 17 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जिलों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग रही है? तो छत्तीसगढ़, जैसे कि आप लोगों को पता है छत्तीसगढ़ का ये भाग हो गया, ठीक है, तो मैकाल श्रेणी किधर है, ये वाला क्षेत्र है, अमरकंटक वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो इसमें वहाँ भाग नहीं है। राजनांदगांव तो है ही, कवर्धा है ही, यहाँ पर रायगढ़ नहीं है, बिलासपुर भी है, ठीक है, बिलासपुर जैसे ये आ गया, राजनांदगांव और कवर्धा इधर आ गया, तो कुल मिलाकर मैकाल जो श्रेणी है इसका कुछ न कुछ भाग इसमें आता ही है, लेकिन रायगढ़ नहीं है, क्योंकि रायगढ़ जो है छत्तीसगढ़ के जो पूर्व दिशा की ओर है, इस साइड है, इसलिए जो इसका आंसर आएगा थर्ड रहेगा।
18 नंबर का प्रश्न है, कोंडागांव किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आते ही है। अलग अलग नदियों के नाम दिए रहते हैं, अलग अलग जो शहर के नाम भी दिए रहते हैं। इसका जो आंसर आ जाएगा, कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है। नारंगी नदी के तट पर स्थित है कोंडागांव। और जैसे कि यहाँ पर दिया है डंकनी शंखनी, तो डंकनी शंखनी किसके मतलब कौन सा शहर यहाँ पर? दंतेवाड़ा है, जो कि दंतेश्वरी मंदिर स्थित है वहाँ पर। अरपा नदी जो कि बिलासपुर है, बिलासपुर शहर अरपा नदी के पास है। उसके बाद खारून है, तो खारून तो रायपुर वाला है ना। रायपुर नदी जो रायपुर जो है खारून नदी के तट पर स्थित है। 19वां प्रश्न है, कुडार सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो कुडार सिंचाई जो परियोजना है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? ऑप्शन है गरियाबंद है, बिलासपुर है, महासमुंद है, रायगढ़ है। सही जवाब आ जाएगा महासमुंद आ जाएगा। हमने यहाँ पर लिखा है, कुडार सिंचाई परियोजना महासमुंद जिले के कौवाझर ग्राम में निर्मित है। इसका नाम जो है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसका नाम क्या है? शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम पर रखा गया है। दोस्तों यहाँ कौवाझर है, वहाँ महासमुंद जो शहर है, ठीक है, उसी के पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं पास आसपास में है। उसके बाद 20वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक होता है? उद्यानिकी क्षेत्र मतलब इसमें धान का नहीं बोल रहे हैं, उद्यानिकी उद्यान लगाना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा सब्जियों का। ठीक है, छत्तीसगढ़ में फलों का उत्पादन नहीं होता जितना सब्जियों को होता है, इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा सब्जियां आ जाएगी। उसके बाद है 21वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ का जो प्रथम शक्कर कारखाना है वहाँ कोरिया, कवर्धा, दुर्ग, रायपुर। कवर्धा इसका सही जवाब रहेगा, जिसे कबीरधाम भी कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है कि राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना समिति के द्वारा कवर्धा जिले के रामहेपुर गांव में स्थापित किया गया है। 22वां प्रश्न है, परिजा जनजाति में गांवों का मुखिया क्या कहलाता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे कि अलग अलग जनजाति हैं, उसमें अपने अपने गांव के जैसे मुखिया रहते हैं। जैसे आजकल क्या चलते हैं, जैसे कि पंच परमेश्वर हो जाता है, ठीक है, इसी तरीके से कुछ नाम दे देते हैं। तो परिजा एक जनजाति है, जो जनजाति के गाँव के जो मुखिया है उसे क्या कहा जाता है? गुनिया, जानी, मडुली, दिरासी। सही जवाब आ जाएगा मडुली कहा जाता है। परिजा जनजाति के जो गांव के मुखिया है उसे मडुली कहा जाता है। दोस्तों यहाँ परिजा जनजाति जो कि बस्तर संभाग में निवास करती है। 23वां प्रश्न है, घोटुल किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और जो है अच्छे से अच्छे पढ़ाई भी करना है। घोटुल किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है भतरा है, शिकारी है, मुरिया है, हलवा है। सही जवाब आ जाएगा इसका मुरिया जनजाति से संबंधित है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि घोटुल जो है मुरिया जनजाति का एक युवा गृह है। युवा गृह मतलब होता है कि लड़का और लड़की वहाँ पर जाकर रहते हैं, अपनी सांस्कृतिक जीवन को सीखते हैं। तो घोटुल में जो युवक सदस्य रहते हैं उसे कहा जाता है चेलिक कहा जाता है, और जो युवती है, जो लड़की है, उसे कहा जाता है मुटियारिन कहा जाता है। ये तो हो गया उसके सदस्य। अब जो सदस्य के जो मुखिया रहता है, जैसे कि लड़कों का मुखिया कौन है, उसे कहा जाता है सिरदार कहा जाता है, और जो लड़कियों यानी कि युवतियों के जो मुखिया रहते हैं उसे कहा जाता है बेलौसा कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। 24वां प्रश्न है, निम्न में चिवड़ा यानी कि जो पोहा खाते हैं ना, तो निम्न में चिवड़ा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ये प्रश्न पीएससी में पूछे भी गए हैं। क्या बोला है कि निम्न में से जो चिवड़ा है, पोहा बनाने वाली जनजाति कौन सी है? पारधी है, प्रधान है, प्रजा है, हलवा है। सही जवाब आ जाएगा हलवा आ जाएगा। दोस्तों ये जो है धमतरी क्षेत्र के जो उत्तम कृषक है, ठीक है, ये लोग कृषक होते हैं। तो जो उत्तम कृषक है, अपनी पहचान रखने वाली जो हलवा जनजाति है, वहाँ चिवड़ा बनाने का कार्य करती है। अब ऐसा ये पहले का नियम है, ठीक है। अब हालांकि जो है समाज बदल गया है, शिक्षा का ज़्यादा माध्यम चल रहा है, तो फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ यही जनजाति है कि सभी लोग बना रहे हैं, मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं या फिर परंपरागत तौर पर इसका निर्माण कर रहे हैं। और एक चीज़ और है कि जो हलवा जनजाति है, वहाँ ज़्यादातर लोग कबीर पंथ से जुड़ते जा रहे हैं। उन लोगों का जो झुकाव है वहाँ कबीर पंथ से होता जा रहा है। उसके बाद है 25वां नंबर का प्रश्न है कि नाहर एक उप जनजाति है। तो नाहर जो है किस जाति की एक उप जनजाति है? ऑप्शन है बैगा, उरांव, हलवा, कंवर। सही जवाब क्या जाएगा? बैगा जनजाति की एक उप जनजाति है नाहर। मैंने लिखा है कि इस जनजाति जो कि बैगा जनजाति की उप जनजाति और कौन कौन से है? एक तो नाहर हो गया, उसके बाद बिंझवार, नरोतिया, भरौतिया, मैना और नाहर। इस प्रकार से इतने जो उप जनजाति है आपको याद रखना है, बिंझवार, नरोतिया, भरौतिया, मैना और नाहर।
और मैकल पर्वत श्रृंखला के आसपास निवास करती है। मैंने बताया था कि जो कि राजनांदगांव है, अब तो एक और जिला बन गया है, खैरागढ़ छुई खदान है ना, वो हो गया, जो है कवर्धा हो गया, बालोद है, बिलासपुर है, इन सभी एरिया में यहाँ निवास करती हैं। अगला प्रश्न है बांस गीत कौन गाते हैं? तो बांस गीत कौन गाते हैं छत्तीसगढ़ में? इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसका जो आंसर आ जाएगा राउत आ जाएगा, जिसे यादव भी कहा जाता है, एक अलग अलग उसमें है। तो छत्तीसगढ़ के राउत जाति के लोग बांस गीत का गायन किया जाता है। इसमें जो बांस से अधिकतर जो अलग अलग उसमें आवाज़ निकालने का काम करते हैं, खासकर से ये लोग जो है दीपावली के अवसर पर करते हैं, और खास और जो अपने अपने घर में जैसे कि कार्यक्रम है, जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, विवाह का कार्यक्रम है, तो उसमें अपने अपने हिसाब से आयोजन करते हैं। और जो है बांस गीत के जो प्रमुख कलाकार है ये आते हैं कभी कभी, तो इसका जो आंसर रहेगा प्रमुख कलाकार के रूप में केजूराम यादव है और नकुल यादव इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा के संबंध में असत्य है? जैसे कि छत्तीसगढ़ में क्या चलता है, लोक नाट्य चलते हैं, नाचा चलते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना रात में नाचा चलते हैं, तो नाचा संबंधी यहाँ पर जो सत्य है कथन है, जो असत्य कथन है उसको छांटना है। जैसे कि इस नाटक में पुरुष महिलाओं की भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कई ऐसे जो लड़के रहते हैं जो लड़कियों की भूमिका निभाते हैं, उसमें तैयार होकर आते हैं, नाचते हैं। दूसरा क्या है, नाचा का आयोजन केवल दशहरा के समय किया जाता है, तो ये गलत बात है। केवल दशहरा के अवसर पर नहीं किया जाता है, वो तमाम अवसर पर किया जाता है जो उन लोगों को अच्छा लगे। कोई अपने जो है जन्मोत्सव के कार्यक्रम में है, कोई शादी विवाह के कार्यक्रम में है, कोई दीपावली के अवसर पर है, कोई होली के अवसर पर है, कभी भी किया जाता है अपने अपने उत्सव के हिसाब से। उसके बाद है नाचा का आयोजन पूरी रात के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। वो 10-11 बजे रात में स्टार्ट होता है और 6-7 बजे तक ये चलते रहते हैं। नाचा को गम्मत भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा असत्य कथन दूसरा रहेगा। 28वां प्रश्न है सिहावा जिला धमतरी में श्रृंगी ऋषि का मेला कब आयोजित होता है? यानी कि जो जिला है कौन से धमतरी जिला, उसमें जो सिहावा क्षेत्र आता है, उसमें जो श्रृंगी ऋषि का मेला है वहाँ कब आयोजित होता है? माघ पूर्णिमा, मकर संक्रांति, कार्तिक पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा? इसका जो आंसर जाएगा माघ पूर्णिमा में होता है। जो दोस्तों अभी जो माघ पूर्णिमा है आने वाला है, तो इसका जो आंसर रहेगा माघ पूर्णिमा रहेगा। अच्छा, अब ये तो हिंदी का हो गया, ठीक है। जैसे माघ का महीना हिंदी जो कैलेंडर है उसमें चैत बैसाख जेठ आषाढ़ वाला हो गया, ठीक है। और हिंदी में क्या हो गया, इंग्लिश में जनवरी फरवरी है। तो माघ का महीना जो है 11वां महीना है। जैसे कि इधर 11वां महीना कौन सा आता है, नवंबर आता है, तो माघ का महीना भी 11वां नंबर का महीना है। अब ये माघ का महीना जो है जनवरी और फरवरी के मध्य में होता है। इसका जो आंसर रहेगा जनवरी फरवरी के मध्य में होता है। ये अतिरिक्त जानकारी है। उसके बाद है 29वां प्रश्न कि कौन सा छत्तीसगढ़ी मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? यानी कि जो राजीव लोचन जो मंदिर है, राजीव लोचन जो मंदिर है, वहाँ पर प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो उसमें जो है पीड़िया, इसका जो आंसर आ जाएगा पीड़िया का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें वितरित किया जाता है, लोगों को प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। और यह पीड़िया किससे बनाया जाता है? चावल से बनाया जाता है। ये थोड़ा मीठा भी होता है। और पीड़िया इसे जो है एक बार बना लो तो फिर बाद में भी इसको खाया जा सकता है, इसको रखा जा सकता है अधिकतर समय के लिए। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न है धमनी हाट किस कवि की रचना है? दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है, जो धमनी हाट नामक जो शीर्षक है वहाँ किस कवि की रचना है? तो इसका जो जवाब आ जाएगा द्वारिका प्रसाद तिवारी, जिसे विप्र भी कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा चौथा रहेगा। दोस्तों आप लोगों ने जो गाना भी सुना होगा, जैसे कि तोला देखे रहे होगा धमनी के हाट में बोईर तरी में, तो इस तरीके से जो गाना है वहाँ किसने गाया है? कविता वासनिक ने। तो कविता वासनिक ने जो गाना गाया है वहाँ जो है द्वारिका प्रसाद तिवारी, जिसे विप्र भी कहा जाता है, उसके जो रचना है उसी को इन्होंने गाया है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताना है कि धमनी का हाट वहाँ कौन से जिला से संबंधित है। ठीक है, धमनी का जो हाट है वहाँ कौन से जिले से संबंधित है। उसके बाद 31वां प्रश्न है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका जो आंसर है वहाँ कमेंट करके जरूर बताना है। प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा के रचनाकार कौन है? तो क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास जो मोंगरा के रचनाकार कौन है? इसका जो आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताना है। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और साथ ही मैंने यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है कि धमनी के हाट जो है वहाँ कौन से जिले से संबंधित है, इसको भी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।